आज हम लोग एक नए एक्सरसाइज, एक नए चैप्टर से आए हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आई थिंक चैप्टर नंबर ये पॉलिनोमियल्स के बाद है और चैप्टर नंबर 3। और इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आप लोग थोड़ा बहुत आप लोग आइडिया इसका होगा। क्लास 10th का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। इसमें उससे पहले आप लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जगह लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, एक वेरिएबल के साथ लीनियर इक्वेशन पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर वही लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स के साथ। सबसे पहले तो हम ये दो वर्ड समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है और टू वेरिएबल्स को क्या मतलब है कि दो वेरिएबल लेने हैं क्या मतलब है। लीनियर इक्वेशन देखिए, इक्वेशन कई तरीके हो सकता है। इक्वेशन में दो चीज होगा, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल मेरे पास इस तरीके से लिखा हुआ है x + 1 = 0। ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में ये जो x है इसको कहेंगे वेरिएबल। वेरिएबल कहने का मतलब हुआ ऐसा चीज जिसका वैल्यू चेंज नहीं करेगा, और कांस्टेंट कहने का मतलब हुआ ऐसा चीज जिसका वैल्यू चेंज करता है। अभी मेरे घड़ी में जितना टाइम हो रहा है वो उतना टाइम नहीं रहेगा, वो फिक्स नहीं है, वो चेंज कर रहा है। अभी कुछ और बज रहा है, फिर 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड टाइम बीतते जा रहा है, तो टाइम चेंज कर रहा है। तो जो चीज चेंज कर रहा है वो वेरिएबल हो गया। जो चीज चेंज नहीं करेगा, फिक्स रहेगा, उसको कहेंगे कांस्टेंट। इस बोर्ड का लेंथ, ये बोर्ड का लेंथ अप्रोक्स 4 फीट है, तो 4 फीट तो है 4 फीट है फिक्स, ये चेंज नहीं कर रहा है। ऐसा चीज कांस्टेंट होता है। उस कांस्टेंट चीज को हम लोग डिजिट से रिप्रेजेंट कर देते हैं 1 2 3 4। और वेरिएबल जो चीज वेरी कर रहा है उसका वैल्यू x है। अब ये x का वैल्यू, जैसे मान लीजिए टाइम को हम मान लें कि वेरिएबल है, टाइम तो चेंज कर रहा है। तो अभी किसी टाइम में बजता होगा 2 बज रहा है, 2:05 होगा 2:05। ऐसा थोड़ा देर के बाद फिर 2:10, 2:10, फिर 2:11, 12 तो 2:11, 2:12। इसका मतलब वेरिएबल जो चीज है उसका वैल्यू फिक्स नहीं, वो चेंज करते जा रहा है। तो जो चीज फिक्स नहीं है उसको हम कह देंगे वेरिएबल, जो चीज फिक्स उसको कहेंगे कांस्टेंट। आपका एज क्या चीज है? एज एक तरह का यूनिट है टाइम का, वो भी चेंज कर रहा है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड, आपका उम्र बढ़ते जा रहा है। यही 1 सेकेंड 2 सेकेंड करते करते मिनट बनेगा, मिनट से घंटा बनेगा, घंटा से आवर से डे बन जाएगा, डे से वीक बनेगा, वीक से मंथ, एंड देन फाइनली ईयर, और आपका एज चेंज कर देगा। तो एज क्या चीज़ है? एक वेरिएबल चीज़ है। आपका हेल्थ वो वेरी कर रहा है, वो कोई जरूरी नहीं कि फिक्स हो। मास थोड़ा बढ़ता है थोड़ा घटता है, वो फिक्स नहीं। एक बिल्डिंग का हाइट है वो फिक्स है। इस मार्कर का जो अंदर जो इंक है वो वेरिएबल है, वो लिखेंगे कम हो जाएगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन इसका जो लेंथ है, इसका जो लंबाई है, इसका जो चौड़ाई है, वो फिक्स्ड है, वो कांस्टेंट है। ट्रेन का पटरी, रेलवे ट्रैक के जो बीच का गैप है, रेलवे ट्रैक के जो बीच का गैप चला रहा है, वो गैप फिक्स है, वो गैप चेंज नहीं करेगा। तो फिक्स्ड गैप है, वो कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट और वेरिएबल का मतलब होता है। इसका अपना बहुत एडवांस, बहुत वास्ट यूज है, लेकिन हम लोगों को जितना चैप्टर क्लास 10 में पढ़ना है और जिस तरीके से पढ़ना है उतना ही ज़्यादा फोकस करेंगे। अब इस इक्वेशन से हम आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको कह दिए इक्वेशन, ये इक्वेशन है। लेकिन ये इक्वेशन कई फॉर्म हो सकता है। ये इक्वेशन ऐसा हो सकता है, ये इक्वेशन ऐसे भी हो सकता है, x² + 1 = 0। ये इक्वेशन ऐसा भी हो सकता है, x³ + x + 1 = 0। इन सब में क्या डिफरेंस है? इन सब में डिफरेंस है कि वेरिएबल जो है उन वेरिएबल्स का पावर चेंज कर रहा है। इसमें जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल का पावर 1 है। जिनका पावर 1 है उस पावर को आता है डिग्री, रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 से। इस इक्वेशन का वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर 1 है, डिग्री 1 हो गया। इस इक्वेशन का मैक्सिमम पावर 2 है। ऐसे इक्वेशन को हम, इसमें एक और चीज जोड़ दीजिए, आपको और क्लियर समझ आएगा। x² + x + 1, तो x पर 2 पावर भी, x पे 1 पावर भी है, तो 2 पावर मैक्सिमम है, डिग्री हो माना जाएगा 2। इसमें x³ है, इसको थोड़ा सा और लंबा कर देते हैं, प्लस 2x³ + x² + x + 1। यहाँ मैक्सिमम पावर 3 है, ऐसे इक्वेशंस का डिग्री 3 माना जाएगा। और जिन इक्वेशंस का डिग्री
1 है उसका कुछ और नाम है, जिसका 2 है उसका कुछ और नाम है, जिसका 3 है उसका कुछ और नाम है। इक्वेशंस के डिग्री के हिसाब से उनका नाम है। अगर डिग्री 1 है ऐसे इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहा जाएगा, दिस इज लीनियर इक्वेशन। जिनका डिग्री 2 है उनको कहा जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जिनका इक्वेशन 3 है उनको कहा जाएगा क्यूबिक इक्वेशन। और पूरे एक नाम है, नाम का एक पूरा सीरीज है, डिग्री 4 आ जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक, इस तरीके से नाम है। लेकिन इनमें हम लोगों को सबका नहीं पढ़ना है, डिटेल हम लोगों को पढ़ना है। इस चैप्टर में तो टोटली बेस्ड है ये लीनियर इक्वेशन डिग्री 1 वाला, लेकिन इस चैप्टर के जस्ट बाद जो आ जाएगा वो डिग्री 2 वाला। डिग्री 2 वाला मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ना है हम लोगों को, लेकिन इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, बस लीनियर इक्वेशन से फोकस करेंगे। अब एक और चीज, जिन लीनियर इक्वेशंस का डिग्री 1 है उनको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अगर इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे हम लोग, ग्राफ एक एक्स वाई एक्सिस में कार्टेशियन प्लेन में, तो इनका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन जाएगा। इनका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, इस तरीके हो सकता है, ऐसे हो सकता है, कई फॉर्म में हो, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन ही जाएगा। इनका इक्वेशन स्ट्रेट लाइन जाएगा। ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ इस तरीके से जाएगा। लेकिन लीनियर इक्वेशन का ग्राफ अलग अलग कब जाता है, तो उसमें जब एक वेरिएबल हो, 2 वेरिएबल हो, 3 तरह का वेरिएबल हो, तो ग्राफ अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेगा। अभी हम लोगों को देखना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ देखिए वेरिएबल सिर्फ x है, सिंगल काइंड ऑफ वेरिएबल है। ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है। ऐसे इक्वेशंस का स्टडी करना बहुत इजी है। ऐसे इक्वेशन का क्लास 10 में हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं बता दें। ऐसे क्वेश्चन आपको क्लास 8 या 8 से नीचे क्लास में रहता है। सॉल्व लिखा हुआ है, x + 1 = 0। सॉल्व करने क्या मतलब, जो चीज वेरिएबल उसका वैल्यू पता करिए, इसको सॉल्व करिए, x का वैल्यू कितना आ गया -1। या फिर इस तरीके से दे दिया कि इक्वेशन 2x + 3 = x + 10। सॉल्व। ये फर्स्ट एग्जांपल, ये सेकंड एग्जांपल। इसको क्या करिएगा, लाइक टर्म को एक जगह करना है, वेरिएबल एक जगह, कांस्टेंट एक जगह। वेरिएबल x को इधर ले आए, 2x से माइनस हो गया, 1 किस बचा, 3 इधर माइनस हो गया, 7 बचा, x का वैल्यू निकल गया। ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा इक्वेशन इजी सॉल्व रहता है। लेकिन वहीं पर अगर थर्ड टाइप इक्वेशन लिख दें आपको इस तरीके से, और लिख दें x + y + 10 = 0, ऐसा इक्वेशन है, बोला ऐसा इक्वेशन को सॉल्व करिए। ऐसे इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम लोग, कोई इतना आसान मेथड नहीं है इसको सॉल्व करने के लिए। जब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो गया, यहाँ पे एक x वेरिएबल हो गया, एक y वेरिएबल हो गया। अगर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स हो गया है, तो फिर इनको सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं होगा। एक इक्वेशन इस तरीके से लिखा रहेगा, और एक इक्वेशन मान लीजिए जिस तरीके से लिखा हुआ है, x - y + 4 = 0। अब ये 2 इक्वेशन हो गया, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। इन 2 इक्वेशंस को मिला करके सॉल्व किया जा सकता है। इन 2 इक्वेशंस को मिला करके आंसर निकाला जा सकता है। लेकिन वो आंसर निकालने का कुछ मेथड्स है, वही मेथड्स हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वो मेथड्स क्या क्या है वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो उस मेथड्स को समझने से पहले कुछ और चीज हम बताते हैं आपको। उस मेथड्स को समझने से पहले कुछ और चीज जो हम लोग के लिए जरूरी है। देखिए हम बताएं कि लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स पढ़ना है, मींस वेरिएबल 2 तरह कौन चाहिए, या x या y, या s या t, u v, कुछ भी इस तरीके से m n लिखा हुआ वेरिएबल होगी। कांस्टेंट जो चीज है वो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर किया आता है a से, b से, c से, इस तरह के नंबर से। वेरिएबल x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, s हो सकता है, t हो सकता है, इस तरह का चीज वेरिएबल है स्मॉल लेटर में। एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है इस लीनियर इक्वेशन का, विच 2 वेरिएबल्स का, 2 वेरिएबल वालों का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन इक्वेशन है। कैसे, ax + by + c = 0। ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है। जहां पे आप एक चीज फोकस करिए, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इक्वेशन 1 है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल a b c। स्मॉल a b c रिप्रेजेंट कर रहा है कि
x के आगे का कोएफिशिएंट, थोड़ा सा इस इक्वेशन को मान लीजिए चेंज कर देते हैं, लिखा हुआ है 2x और यहां पर लिख दिया है 3y, यहां लिखा है 4x और यहां है -1 ये इक्वेशन मान लीजिए। अब इस इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से हमको a b c पहले पता करना है। तो x के कोएफिशिएंट, x के आगे जो है a है, x का आगे क्या है 2, मीन्स ये हो गया a, y का आगे क्या है 3, y का आगे एक्चुअली क्या होता है b, मीन्स b का वैल्यू हो गया, और c का वैल्यू हो गया 10। इसको और चेंज कर दिए, इसको माइनस ले लीजिए, मान लीजिए और चीज समझाते हैं। जब लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल को सॉल्व करना है तो 2 इक्वेशन कम से कम चाहिए। तो पहले इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दूसरे इक्वेशन को भी अगर सेम फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें तो दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं रह जाएगा। डिफरेंस बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे a1, इसको लिखेंगे b1 और इसको लिखेंगे c1, और सेकेंड इक्वेशन के लिए a2, दिस इज b2 c2। मीन्स ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के लिए a1 का वैल्यू हो गया 2, b1 का वैल्यू हो गया 3, c1 का वैल्यू हो गया 10। तो ये 4 किसका वैल्यू हुआ, 4 हो गया a2, और यहां कितना है, यहां कितना छुपा हुआ है 1, नंबर तो 1 है नहीं, ये कुछ मीन्स 1 है, लेकिन 1 का साइन क्या है, वो साइन के साथ आपको लेना पड़ेगा। 1 का साइन है -1, मीन्स b2 का वैल्यू -1 हमको रखना पड़ेगा। ये जो b2 है, इस b2 का वैल्यू -1 है। एंड फाइनली c2 का वैल्यू फिर कितना होगा, c2 इज -4। याद रखिए a1 b1 c1 या a2 b2 c2, ये जो कोएफिशिएंट है इनका वैल्यू साइन के साथ लेते हैं हम लोग, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। अब इस इक्वेशन का कुछ एनालिसिस हम लोग करेंगे। किस तरह का एनालिसिस, इस तरह का ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे, कैसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कैसे इक्वेशन सॉल्व नहीं करेंगे, देख के छोड़ देंगे, नहीं ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होने वाला, नहीं करना है, ठीक है। तो वो कुछ एनालिसिस करते हैं। उस एनालिसिस के लिए इस a1 a2 b1 b2 c1 c2 का पहचानना बहुत जरूरी था, सीखना बहुत जरूरी था। हम लोग पहचानना सीख चुके हैं, अब उस चीज पर फोकस करेंगे। सबसे पहले एक बात, लीनियर इक्वेशन ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो 2 इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो फिर 2 ग्राफ बनेगा। एक इक्वेशन के लिए कुछ और ग्राफ, दूसरे इक्वेशन के लिए कुछ और ग्राफ। केस 1, अगर 2 ग्राफ बन रहा है तो 2 ग्राफ किस किस फॉर्म में हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि एक ग्राफ कुछ इस फॉर्म में जा रहा है, एक लाइन ऐसे जा रहा है, इस इक्वेशन का ग्राफ बनाए ऐसा किया, वहीं पर दूसरे इक्वेशन का ग्राफ बनाए, ये दूसरा इक्वेशन, तो दूसरा इक्वेशन का ग्राफ ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अगर बढ़ाएंगे तो ये फाइनली क्या कर देगा, आकर के इसको इंटरसेक्ट कर देगा। ऐसा ग्राफ क्या कहलाएगा, ऐसा ग्राफ पैरेलल लाइंस कहलाएगा या नॉन पैरेलल लाइंस। जो आके एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो नॉन पैरेलल लाइंस है। तो जब 2 इक्वेशन होगा, 2 ग्राफ बनेगा कार्टेशियन प्लेन में, इस तरह का एक्स वाई जो एक्सिस वाला ग्राफ होता है, ये एक्स, ये -x, ये y, ये -y, ऐसा कार्टेशियन प्लेन में 2 ग्राफ बनेगा। 2 ग्राफ हो सकता है एक दूसरे कट कर दे। और क्या पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी बताइए आप, क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, सोचिए। केस 2, ऐसा भी में देखने को मिल सकता है। ऐसा हो सकता है कि एक ग्राफ तो इस तरीके से जा रहा है, एक ग्राफ ऐसे जा रहा है, इस फॉर्म में, इस तरीके जा सकता है। तो दूसरा ग्राफ भी, सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ भी ऐसे ही जा रहा है, सेम इस तरीके से। कैसा देखने में लग रहा है, ट्रेन के पटरी टाइप का, मींस पैरेलल लाइंस। तो ऐसा भी हो सकता है। तीसरा, और भी कोई पॉसिबिलिटी है, 2 ग्राफ कैसे कैसे फॉर्म में, 2 लाइन कैसे कैसे ड्रॉ हो सकता है। 2 लाइन ऐसा हो सकता है कि एक दूसरे को कट कर दे, पैरेलल हो गया, एक दूसरे को नहीं कट करे, जो कभी बढ़ाते जाएंगे तो भी कट नहीं करेगा, ये बढ़ाते जाएंगे तो भी कट नहीं करेगा। ट्रेन का पटरी जाकर कभी मिलता नहीं है, उस तरीके से आप याद रखिए, 2 लाइन से जा रहा है। थर्ड, ऐसा हो सकता है कि एक लाइन इस फॉर्म में है और दूसरा लाइन भी है इसी फॉर्म में, दूसरा लाइन भी इसी फॉर्म में। अगर इसको बढ़ाएंगे तो
एक दूसरे के ऊपर जस्ट एकदम कोइंसाइड कर जाएगा, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के एकदम, मीन्स दो लाइन तो है लेकिन दोनों का ग्राफ एकदम सेम बन रहा है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जा रहा है। तो ये तीन पॉसिबिलिटी है दो लाइन को ड्रॉ करने का। अगर दो लाइन ड्रॉ करिएगा तो ऐसा हो सकता है कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर जाए, इसको कहा जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। ऐसा हो सकता है कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाए, ऐसा कहा जाएगा पैरेलल लाइंस। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को ओवरलैप रहे, इसको कहा जाए कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसाइड कर गया, कोइंसिडेंट लाइंस। अब जब भी कोइंसाइड करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो उसमें कितना कॉमन पॉइंट मिलता है? एक कॉमन पॉइंट मिलेगा, एक। ये वाला पॉइंट जो है वो ग्रीन ग्राफ के लिए भी, रेड ग्राफ के लिए वन पॉइंट। वन पॉइंट का क्या मतलब हुआ? वन पॉइंट का मतलब हो गया वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन। अब ये यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन कहने का क्या मतलब है वो अभी थोड़ा देर के बाद हम लोग ग्राफ में समझेंगे, या क्वेश्चन जब करेंगे तब आप समझेंगे। अभी आप बस याद रखिए। दूसरा पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में कोई कॉमन पॉइंट नहीं, कितना भी आगे बढ़ा दीजिए। एक पॉइंट लिए यहाँ, वो किसी का नहीं है। अच्छा मान लीजिए यहाँ पॉइंट है, यहाँ ये पॉइंट किसका है? ये पॉइंट सिर्फ ग्रीन ग्राफ का है, रेड ग्राफ का नहीं है वो। नो कॉमन पॉइंट, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को ही हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। इस तरीके से कुछ चीज याद रखिए। वन को कह सकते हैं यूनिक। इसमें कितना कॉमन पॉइंट? अच्छा एक पॉइंट यहाँ है, वो रेड का भी है, ग्रीन का भी है। एक पॉइंट यहाँ है, ग्रीन का भी, रेड का भी। यहाँ कितना भी लीजिए, वो ग्रीन रेड दोनों ही का है, मीन्स मेनी। या फिर इस ग्राफ को और बढ़ा देंगे, बढ़ाते ही चले जाएंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इस तरीके से ये एक तरह का अपने आप में क्वेश्चन हो गया। कैसे अप्लाई करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे इसको। लेकिन इससे पहले एक और, इस नेक्स्ट वीडियो से पहले इसको एक और कंटिन्यू करते हैं एक पार्ट। ये जो चीज है, ये ग्राफ बनाकर हमको बताने की जरूरत नहीं है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगा, पैरेलल बनेगा, या कोइंसिडेंट बनेगा। अगर इक्वेशन दिया हुआ है, डायरेक्ट बता सकते हैं कि ग्राफ कौन सा बनेगा। कैसे? कंडीशन है, हम इसका जो A1 A2 है पहचानना सीख जाएंगे और उसके बाद उनका रेशियो निकालेंगे। अगर A1 by A2 का वैल्यू इस तरीके से, A1 by A2 का वैल्यू और B1 by B2 का वैल्यू एक दूसरे के बराबर अगर नहीं आए तो आप समझ लीजिए कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। याद रखने का तरीका क्या होगा? याद रखने का तरीका ये है कि देखिए यहाँ भी क्रॉस हो गया, कट हो गया, तो समझ लीजिए कट वाला ग्राफ बनेगा। कट वाला ग्राफ मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइंस। इस एग्जांपल के लिए बताइए तो कौन सा ग्राफ बनना चाहिए? सोचिए। 2/4 यहां बना रहे हैं, 2/4। A1 by A2 2/4 हो गया, B1 by B2 3/-1, तो 2/4 हो गया हाफ, और 3/-1 इज -3, तो हाफ और माइनस से बराबर होगा? नहीं, बराबर नहीं है। तो A1 by A2 B1 by B2 बराबर नहीं है। इसका मतलब इन दो इक्वेशंस को अगर हम बनाएंगे तो उनका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा कि आपस में जाके दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, नॉन पैरेलल ग्राफ बनेगा। दो लाइन बनेगा, दोनों जाके नॉन पैरेलल होगा, एक दूसरे को कट कर देगा। दूसरा, इसके लिए क्या कंडीशन है? इसका A1 by A2 और B1 by B2 ये सेम होता है। अगर सेम है तब हमको C1 by C2 निकालना पड़ेगा। C1 by C2 भी निकालेंगे। और अगर C1 by C2 सेम नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए वो पैरेलल लाइंस है। दूसरा, लास्ट क्या सिचुएशन बचा? तीनों सेम। अगर मान लीजिए इसका ये इक्वल है, ये नॉट इक्वल है, ये भी नॉट इक्वल है, तो अगर ये नॉट इक्वल है तो C1 C2 निकालने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट चल जाएंगे A1 A2। इसका वैल्यू नॉट इक्वल, ये भी नॉट इक्वल। जब ये नॉट इक्वल आ जाए A1 by A2 B1 by A2 तो C1 by C2 चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर ये दोनों नॉट इक्वल है तो ऑटोमेटिक वो आने वाला है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये जब इक्वल हो जाए तब C1 by C2 निकालना है।
तो अगर इक्वल हो गया A1/A2 और B1/B2 तो C1/C2 निकालेंगे। तो C1/C2 बराबर भी हो सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है। तो जो कोइंसिडेंट लाइंस है उनका वैल्यू तीनों आपस में इक्वल आएगा। तो ये क्वेश्चंस देख करके हम लोग ये चीज़ बता सकते हैं। जब क्वेश्चंस करेंगे तो इनका यूज़ करेंगे, इसीलिए इनको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, घर में प्रैक्टिस कर लीजिए, माइंड मेमोराइज कर लीजिए, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी पे सब तरह की चीज़ बेस्ड है। अगर ये कंडीशन है तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब अगर कोई इक्वेशन इस तरह की कंडीशन में है तो उसका एक ही आंसर मिलेगा। एक आंसर मीन्स हो गया एक कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट हो गया मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसमें एक ही कॉमन पॉइंट होता है। इस कंडीशन पे कोई अगर इक्वेशन है मीन्स उसका आंसर नहीं निकलेगा। आंसर नहीं निकलने का मतलब हो गया नो कॉमन पॉइंट, नो सॉल्यूशन, नो कॉमन पॉइंट। नो कॉमन पॉइंट तभी पॉसिबल है जब पैरेलल लाइंस आए। और इस कंडीशन पे है सभी बराबर मीन्स दोनों इक्वेशन सेम है, दोनों इक्वेशन सेम है मतलब दोनों ग्राफ सेम बनेगा। तो दोनों ग्राफ अगर सेम बनेगा एक के ऊपर एक, तो इसमें कब जब दोनों ग्राफ सेम है तो उसमें दोनों पॉइंट दोनों इक्वेशन के लिए हुआ बहुत सा कॉमन पॉइंट, मेनी कॉमन पॉइंट, मेनी सॉल्यूशन। अब जिसका सॉल्यूशन नहीं निकलता है वो कंसिडरेबल है ही नहीं, उसको कंसिडर हम लोग नहीं करना, उसका नहीं पढ़ेंगे, वो इनकंसिस्टेंट है, ये कंसिडरेबल नहीं, इनकंसिस्टेंट। और जिनका आंसर निकल रहा है, एक निकले या कई निकले, जिनका आंसर निकल रहा है वो कंसिडरेबल है, उसका आंसर निकलना पॉसिबल है, वो कंसिस्टेंट कहलाएगा। तो ये दो कंसिस्टेंट होगा, जबकि नो सॉल्यूशन वाला इनकंसिस्टेंट, इसका स्टडी नहीं करेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि ये जो पैरेलल जो कोइंसिडेंट लाइंस है इनका आंसर निकालने का बस एक ही मेथड है, वो मेथड हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन जिनका आंसर नहीं निकलेगा उनके लिए कोई मेथड ही नहीं है, लेकिन जिनका सिर्फ एक आंसर निकल रहा है उनके लिए हम लोग के पास 4 डिफरेंट मेथड्स है। चारों ही मेथड हम लोगों को पढ़ना है, नेक्स्ट क्लास में उसको पढ़ा जाएगा। इसमें क्वेश्चन किस तरीके से होता है, क्वेश्चन देखिए कैसे फॉर्म में रहे, दो इक्वेशन दिया रहे, आपको यही निकालना पड़ेगा। यही निकाल करके क्वेश्चन क्या पूछेगा, दो इक्वेशन में पूछ दिया कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। दो इक्वेशन दिया हुआ, उन दोनों का सब कुछ दिया हुआ, A1 A2 B1 B2 C1 C2 सब दे दिया, परफेक्ट फॉर्म में दिया हुआ है। इक्वेशन को सबसे पहले इस फॉर्म में लाइएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि इक्वल टू होना चाहिए 0। एक क्वेश्चन करने का हम लोग फोकस करेंगे, लेकिन हम बताना चाह रहे हैं क्वेश्चन किस टाइप से रहेगा। दो इक्वेशन पूछ रहा है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कैसे पता चलता है, इस कंडीशन से। इस कंडीशन को याद कर लीजिए, इसके लिए कंसिस्टेंट, इसके लिए इनकंसिस्टेंट, इसके लिए कंसिस्टेंट। क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि दो इक्वेशन दिया हुआ है, पूछ रहा है ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल, नॉन पैरेलल, इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट, इस तरह की चीज। तो इस अगर ऐसा कंडीशन आ रहा है मीन्स इंटरसेक्टिंग, ऐसा कंडीशन आ रहा है मीन्स पैरेलल। कहने का मतलब है कि ये जो एक रो एक लाइन है, इस पूरे को आप याद रखिए। इस कंडीशन का मतलब हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस, एक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट। इस कंडीशन का मतलब हो गया नो सॉल्यूशन, नो कॉमन पॉइंट, पैरेलल लाइंस, इनकंसिस्टेंट। इस तरह की चीज है। तो इसको आप लोग फोकस करिए, मेमोराइज कर लीजिए। कोई तरह का प्रॉब्लम हो, इसमें समझ में कितना आया, कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, उसको फिर से हम बता देंगे। और कोई तरह का डाउट्स हो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दे देंगे, आप उसमें ग्रुप में जुड़ सकते हो, वहाँ पे नोट्स और जिस तरह का क्वेश्चन आपको पूछना है RS अग्रवाल का या अदर बुक का, हम तो फोकस ज़्यादा NCERT पे करेंगे, लेकिन अदर बुक्स का भी क्वेश्चन आपके पास है उस व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हो, उस पर एक नया वीडियो बना देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, प्रैक्टिस करिए इसको। नेक्स्ट क्लास नए वीडियो के साथ एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।